जय हिंद। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रभात कुमार। आप लोग ब्लड के दो पार्ट्स पढ़ चुके हैं, जिसमें से एक में पढ़ा दिए हैं ब्लड की पूरी जानकारी, और पार्ट 2 वाले वीडियो में हम पढ़ा दिए हैं ब्लड के भाग के बारे में। आज हम लोग जानेंगे ब्लड क्लोथिंग, ब्लड का थक्का बनना। सबसे पहले आप समझ लीजिए ब्लड क्लोथिंग होता क्या है। तो जैसे मान लीजिए शरीर का कोई भी अंग में किसी प्रकार का कट गया या खरोच आ गई हो, तो वहाँ से रक्त निकलने लगता है, ब्लड निकलने लगता है। तो जब ब्लड निकलता है तो कुछ ही समय में आप लोग देखते होंगे वहाँ पे थोड़ा सा जम जाता है, काला टाइप का जम जाता है, रेड टाइप का जम जाता है। तो वही जो जमता है उस वही क्या होता है, पपड़ी टाइप का बन जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड क्लोथिंग, रक्त जमने की क्रिया। तो आज देखेंगे ब्लड क्लोथिंग के ही बारे में। जैसे यहाँ पे आप लोग देखिए ब्लड क्लोथिंग, रक्त का थक्का बनना। तो इस क्रिया को हम, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कैस्केडिंग प्रोसेस कहते हैं। ब्लड जमने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, कैस्केडिंग प्रोसेस कहते हैं। तो आज का हमारा वीडियो यही है। और ये ब्लड जमने में 4 मिनट समय लेता है। कितना लेता है? 4 मिनट का टाइम लेता है। तो आइए एक एक स्टेप में देखते हैं। इसकी 4 स्टेप होता है। एक एक स्टेप में एकदम तोड़ तोड़ करके आप लोग को समझाते हैं। देखिए क्या कहता है। सबसे पहले प्रोसेस में आप लोग देख रहे होंगे थ्रम्बोसाइट प्लस वायु लिखे हैं। यानी कि जैसे ही हमारा अंग कटता है तो हमारा ब्लड वायु के संपर्क में आ जाता है, और हमारे ब्लड में घूमते रहता है, प्लाज्मा घूमते रहता है, और कार्पल्स घूमते रहता है। कार्पल्स के कितने भाग होते हैं? 3 बताए हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो थ्रम्बोसाइट ब्लड के भाग में हम बता दिए हैं थ्रम्बोसाइट के बारे में। प्लेटलेट्स को ही थ्रम्बोसाइट कहते हैं, यहाँ ब्रैकेट करके लिख दिए हैं। थ्रम्बोसाइट को ही क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स कहते हैं। तो प्लेटलेट्स जैसे ही शरीर के बाहर आता है तो वैसे ही वायु से संपर्क करता है, और वायु से संपर्क कर करके ये थ्रम्बोप्लास्टिन बना लेता है। किसमें? थ्रम्बोसाइट जो है वायु के संपर्क में आते ही वो क्या बन जाता है, थ्रम्बोप्लास्टिन बन जाता है। समझ में? तो फिर अब आते हैं थ्रम्बोप्लास्टिन को यहाँ लेके आ जाते हैं। आ गया थ्रम्बोप्लास्टिन यहाँ। थ्रम्बोप्लास्टिन जैसे ही शरीर के बाहर आता है वो शरीर के अंदर बैठे कैल्शियम से भी क्रिया कर लेता है। कहता है कैल्शियम भाई साहब इधर आइए, कट गया, इधर आओ, कट गया। तो जैसे ही कहाँ कट गेलो, तो ये क्या कहता है कि ये तो हमसे खैर होआएगा नहीं कि वहाँ जमाना है ना। कहता है हमारे पास एक जुगाड़ है, वहाँ जाके जमा सकता है। तो कहा बताओ जल्दी क्या जुगाड़ है। तो कहता है एक भाई हमारा है कुंभकर्ण, अगर उसको जगा दो तो वही क्रिया को आसान कर सकता है। तो जाता है जगाता है किसको, प्रोथ्रोम्बिन नामक कुंभकर्ण को जगाता है। और इसको एक निर्देश दिया गया है कि जैसे ही तुमको जगाया जाए वैसे ही तू समझ लेना कट गया। बस इसको जगाया, अरे कट गलो, डायरेक्ट चिल्लाने लगता है, कट गलो, कहने कट लो, डायरेक्ट एकदम खोजने लगता है। क्या करता है? खोजने लगता है। इसको जैसे ही जगाइएगा, कौन जगाता है? थ्रम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम जगाता है। तो इसको तो पहले से निर्देश दिया गया है कि जैसे ही कोई जगाए तो समझ लेना कट गया। जगाता है, अरे कट गया, किधर कटा, तुरंत एकदम खोजने लगता है। तो ये जब जागता है तो जागने के बाद ही क्या बन जाता है, थ्रोम्बिन बन जाता है। सुतल है तो प्रोथ्रोम्बिन, और जग गया तो थ्रोम्बिन। याद रखिएगा, डीएक्टिव है तो प्रोथ्रोम्बिन, और एक्टिव हो गया तो थ्रोम्बिन। अब थ्रोम्बिन को यहाँ लाते हैं। तो थ्रोम्बिन जब यहाँ आता है तो ये अभिक्रिया करता है फाइब्रिनोजेन से। फाइब्रिनोजेन से अभिक्रिया करता है। तो फाइब्रिनोजेन से अभिक्रिया करके बना देता है फाइब्रिन। अब बस फाइब्रिन बन गया तो समझ जाइए आपका काम हो गया। फाइब्रिन एक जालीनुमा संरचना होता है, ये देखिए इस प्रकार से क्या होता है, ये जालीनुमा एक संरचना होता है। कौन? फाइब्रिन। और आप बताइए, जैसे मान लीजिए कोई नाली है, ठीक है, नाली में आप ऐसे 4 गो छड़ खड़ा कर दीजिए,
तो छड़ खड़ा कर दीजिएगा तो नाली का जो पानी आएगा, तो नाली के पानी के साथ साथ प्लास्टिक भी आएगा, तो प्लास्टिक आएगा तो वहाँ लग जाएगा, तो क्या नाली का पानी बाहर जा पाएगा? नहीं जा पाएगा, वहाँ पे अटक जाएगा, सब पानी उड़ने वाला पानी उधरे रह जाएगा। तो उसी प्रकार से ये जालीनुमा संरचना बन जाता है, रक्त पे जालीनुमा संरचना बन जाता है। तो उसमें विभिन्न प्रकार के, फिर ये देखिए आपका प्लाज्मा हो गया, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स सब घूमते रहता है रक्त में। तो वहाँ पे जाकर के क्या होता है, जम जाता है, तो आगे वाला रक्त इधर नहीं आ पाता है। तो फिर जालीनुमा संरचना, फिर इसमें देखिए रुधिराणु से भी क्रिया करता है। रुधिराणु कौन कौन है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, यही थ्रोम्बोसाइट ही है। तो ये सब आकर के फंस जाता है, तो आपका रक्त का थक्का बन जाता है। और रक्त का थक्का बनने की प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कैस्केडिंग प्रोसेस। और ये सारी स्टेप मात्र 4 मिनट में हो जाता है कि नहीं? क्या समझे? अब आते हैं यहाँ तक। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग फॉर 4 स्टेप्स। अब इधर देखते हैं, और देखिए बचपन से आप लोग याद करके आए हैं कि विटामिन के द्वारा रक्त जमता है, विटामिन के उपस्थिति में रक्त का थक्का बनता है कि नहीं? तो आप देखिए यहाँ इतना प्रोसेस में विटामिन के का कोई कार्य आया? नहीं आया। तो हाँ, विटामिन के जो है ये पूरी प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब यहाँ आते हैं, ये इतना हो गया सिर्फ अब जाने हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये करे किस विटामिन की उपस्थिति में रक्त का थक्का बनता है, तो कौन हो जाएगा आपका? विटामिन के। अब कह दे कौन से कार्पस की उपस्थिति में, तो कार्पस कौन है? आरबीसी था? नहीं। डब्ल्यूबीसी था? नहीं था। प्लेटलेट्स, जिसको हम लोग रासायनिक नाम क्या कहे थे? थ्रोम्बोसाइट। तो कौन सा रुधिराणु भाग लिया था? तो थ्रोम्बोसाइट भाग लिया था। अब पूछ दे आपसे कौन से प्रोटीन भाग लिया था, तो कौन कौन प्रोटीन भाग लिया था? यहाँ देख लीजिए, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन कहाँ गया? प्रोथ्रोम्बिन, ये दोनों भाग लेता है। और आपसे पूछ दे कौन सा धातु भाग लिया था या कौन सा तत्व भाग लिया था, तब तो कौन लिया था? यहाँ देखिए, कैल्शियम है तत्व, धातु कौन है? कैल्शियम। अब देखिए एक बार फिर से इसको रिपीट कर लीजिए आप। पहला स्टेप में जैसे ही रक्त वायु के संपर्क में आता है तो वो डायरेक्टली वो थ्रोम्बोसाइट जो है वो बदल जाता है थ्रोम्बोप्लास्टिन में। अब क्या होता है कि दूसरा स्टेप में आ जाइए कि थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो रक्त के अंदर बैठे कैल्शियम से अभिक्रिया करके कैल्शियम को एक्टिव करता है, और कैल्शियम और थ्रोम्बोप्लास्टिन दोनों मिलके प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव करता है, और किसमें बदल जाता है? उसको थ्रोम्बिन में बदल देता है। प्रोथ्रोम्बिन जब डीएक्टिव रहता है तो प्रोथ्रोम्बिन रहता है, और जैसे ही वो एक्टिव होता है तो वो थ्रोम्बिन हो जाता है। अब आइए, अच्छा यहाँ थ्रोम्बिन लिखा गया है। अब आइए स्टेप 3 में आ जाइए। प्रोथ्रोम्बिन जो होता है वो फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन से अभिक्रिया कर लेता है और फाइब्रिन बदल देता है। किसमें? फाइब्रिन में बदल देता है। और फाइब्रिन जो होता है एक जालीनुमा संरचना होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्पल्स या फिर रुधिराणु आकर के चिपक जाते हैं, जिससे हमारा रक्त बाहर नहीं निकलता है। एक बहुत भयानक बीमारी है, आप लोग सुने होंगे, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में क्या होता है, ये यहाँ पहले इसको आप समझ लीजिए पहले, है ना। एक एंटी क्लोथिंग होता है रक्त के अंदर। आप सुने कि रक्त के अंदर जम जाता है ब्लड, अगर जम गया गलती से तो खुली मौत को आप चुनौती दे दिए। जम गया तो मान लीजिए जड़ी को नसें है उसके अंदर जाके विटामिन के जम गया, जम जाएगा, फिर ब्लड आएगा उसको धक्का देगा वो ठेलाएगा, जम जाएगा, जे धक्का देगा तो जाएगा है ये नहीं, ब्लड पार होगा ही नहीं, तो नस फट जाता है। और यह प्रक्रिया मस्तिष्क में ज़्यादा होता है क्योंकि मस्तिष्क की नसें बहुत पतली नली होती है, फट जाता है
तो इसी नस जो फटता है उसी को हम लोग कहते हैं हेमरेज। क्या कहते हैं? हेमरेज। यहाँ ब्रेन में फट गया तो उसको कहते हैं ब्रेन हेमरेज। क्या समझे? तो उसी को एंटीक्लोथिंग नामक एक प्रतिस्कंदक है हिपेरिन। क्या है? हिपेरिन जो है शरीर के अंदर जब तक रहेगा हिपेरिन इस सब पर भारी रहता है। ये सब कहेगा हम जमेबे करेंगे, यही कहता है के जमाता है, या तो हम अकेले सबको भार देंगे एकदम, जहाँ कोई जमाने के लिए आ गया या सबका टांग काट देंगे। जैसे आप लोग देखे हैं, अगर एक कुआं है तो कुआं में बहुत सारा मेढक है, और कुआं में वो सांप घुस जाए तो सब मेढक क्या करेगा? खाएगा कि नहीं खाएगा? तो सब श्राप देवे न करेगा, अच्छा तू निकलो यहाँ से बाहर, तोरो आगे खाए वाला आदमी है। तो जैसे हूँ कभी कुआं से निकलता है तो होने वाला आदमी मुंह कान और सब कुछ काट देता है, आँख सब निकाल देता है, और फोटुआ खींच रहा है कर रखिए पहले चूने तो तोरो काट ले तो फिर न कर, है ना। तो उसको क्या करता है? एंटीक्लोथिंग जब तक ये अंदर रहता है, जब तक ये सब को एकदम दबेले रहता है, जहाँ कोई आगे आया इसको रक्त को जमाने के लिए एकदम टंगरी एकदम काट देंगे एकदम, है ना। तो इस सब इसको क्या कहता है? तू निकलो बाहर, तुमको बताता है बाहर वाला आदमी। तो अंदर रहता है तो एक्टिव रहता है, और जैसे ही ये वायु के संपर्क में आता है, ये है इसका कमजोरी है, जैसे ही ये वायु के संपर्क में आएगा मर जाएगा। इस सब के श्राप है इस पे, है ना। जैसे ही बाहर जाएगा ये क्या होगा? मर जाएगा। अब मर जाएगा तो ये सब आज़ाद हो जाएगा। तो ये सब क्या करता है? जमा देता है फिर रक्त को, और अंदर जमा दिया तो यही हेमरेज हो जाएगा फिर। अब देखिए फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन और हिपेरिन जो है सब बनता है कहाँ? लीवर में। सबका निर्माण कहाँ होता है? लीवर में। ये दोनों क्या करता है? जमाता है, रक्त को जमाने में सहायता करता है, और हिपेरिन जमने नहीं देता है। आई होप अंडरस्टैंडिंग। आशा है कि आप लोग इस पूरी प्रक्रिया को समझ लिए होंगे। इसके आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे ब्लड ग्रुपिंग, आरएस फैक्टर। तो आज के लिए इतना ही। बाकी आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग वीडियो देखिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और अपना कमेंट जरूर कीजिए कि आपका क्लास अच्छा लगा, या नहीं भी अच्छा लगा तो आप कमेंट कीजिए अच्छा नहीं लगा, है ना। मगर शेयर जरूर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। बहुत मेहनत से आपके लिए हम वीडियो बनाते हैं, तो एक कमेंट तो बनता है कि सर आप अच्छा पढ़ाए हैं, या फिर अच्छा नहीं पढ़ाएं, कहीं नहीं भी समझ में आया होगा तो आप लिखिए कमेंट में कि सर ये स्टेप हमको समझ में नहीं आया, तो उस पर एक वीडियो और ठोकेंगे, है ना। तो कमेंट करते रहिए। बाकी जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।